देखिए, तो अब आपका नया चैप्टर है इसे सही ढंग से समझना, ठीक है ना तुम आप भी? ओके, तो ये समझ में आएगा विस्तारा? बिल्कुल, कोई भी हो सभी को समझ में आएगा, लेकिन बीच में आओगे तो भाई नहीं समझ में आएगा। बीच में नहीं आ सकता है, मुझे भी नहीं आएगा। मैं भी ऐसे हमारे जैसे हूँ, कहीं भी जाऊँ तो मेरे को भी नहीं समझ में आएगा। ठीक है, वर्क, एनर्जी एंड पावर, ठीक है। वर्क, एनर्जी, पावर। तो सबसे पहले ये हमें जानना होगा कि वर्क है क्या, है ना। अब मैं खड़ा हूं तो क्या वर्क हो रहा है? भले ही हमारे शरीर द्वारा काम किया जा रहा है, लेकिन साइंटिफिक फॉर्म में हमारे फिजिक्स की लैंग्वेज में वर्क नहीं हो रहा है। वर्क होने के लिए चाहिए फोर्स। फोर्स तो मेरा लग रहा है सरफेस पर, लेकिन डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रहा है। तो डिस्प्लेसमेंट होना जरूरी है, वर्क के लिए डिस्प्लेसमेंट होना जरूरी है, और फोर्स का भी होना जरूरी है, क्योंकि आप पढ़ चुके हैं 9th क्लास में W इक्वल टू एफ एस एफ इंटू एस, या W इक्वल टू एफ इंटू एस कॉस थीटा। अब इसमें ये कॉस थीटा जो है ना, इसका सीक्रेट हमें जानना है 11th में, ठीक है। ये मालूम था W इक्वल टू एफ एस होता है? नहीं मालूम था, लेकिन मालूम कर लो। W इक्वल टू एफ इंटू एस, एस फॉर डिस्प्लेसमेंट एंड एफ फॉर फोर्स एंड W दैट इज वर्क, ठीक है। और साथ में ऐसा भी देखा मैंने, cos थीटा भी लगा होता है। W इक्वल टू एफ एस cos थीटा। वर्क डन होता है जब हम फोर्स लगाते हैं, और फोर्स लगे तो किस डायरेक्शन में लगाएं? डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में फोर्स लगाएं, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में हम फोर्स लगाएं तो वर्क होता है। अब बात हमारी ये है कि क्या हम हमेशा डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में ही फोर्स लगाते हैं? कार आगे चलती है, कार आगे चलती है, इंजन कार पर फोर्स लगाती है डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में, जिधर को मूव करती है और आगे बढ़ती है। मैंने कार में धक्का लगाया, जिधर को डिस्प्लेसमेंट हुआ उधर की डायरेक्शन में ही मैंने फोर्स लगाया और डिस्प्लेसमेंट हुआ, ठीक है। तो यहाँ दोनों लोग के द्वारा वर्क हो रहा है, कार के द्वारा और जो मैंने धक्का लगाया। कार के द्वारा वर्क नहीं हो रहा है, मेरे द्वारा हो रहा है कार का वर्क, मेरे द्वारा कार पर, बाय मी ऑन कार। इन वर्ड्स को भी ध्यान रखना होगा। दूसरा, अब हम सूटकेस देखे हैं आपने, बहुत सारे लगेज ले जाते हैं, पीछे से वो निकाल लेते हैं और खींचते हुए लेके चले जाते हैं। तो उसमें जो है डिस्प्लेसमेंट कैसे होता है? ऐसे डिस्प्लेसमेंट होता है, ऐसे। ये जा रहा है हमारा सूटकेस, और मैंने क्या किया, ये सूटकेस है, इसको ऐसे पकड़ा, उसका हत्था जो निकल आता है बाहर, और खींचे लिए चला जा रहा है। तो फोर्स हमारा किधर को लग रहा है? इस एंगल पर लग रहा है, और डिस्प्लेसमेंट किधर को हो रहा है? इधर को हो रहा है। डिफरेंट डायरेक्शन होगा। फोर्स इस एंगल थीटा पर लगा रहे हैं और डिस्प्लेसमेंट ये हो रहा है, तो दोनों की डायरेक्शन कैसी है? डिफरेंट है जरूर, लेकिन हमारा जो रूल है वही रहेगा।
वर्क इक्वल टू एफ इंटू एस कॉस थीटा करो या ना करो, हमारी डेफिनेशन है कि उसी डायरेक्शन में फोर्स जो भी होगा लगाएं या ना लगाएं, यदि वर्क हो रहा है तो डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में ही फोर्स माना जाएगा। ठीक है, अब मैं तो ऐसे करके उसे पकड़े लिए जा रहा था, उसमें डिस्प्लेसमेंट हो रहा था, लेकिन क्या मैं जितना भी फोर्स लगा रहा हूं उसको खींचने में, क्या उतने ही फोर्स, वो सारा फोर्स हमारा वर्क में चेंज हो रहा है कि नहीं? डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, सारा कंज्यूम हो रहा है? नहीं हो रहा है, क्योंकि डिफरेंट एंगल से जब हम फोर्स किसी पर लगाते हैं तो वर्क कम या ज्यादा हो जाता है ना। आप यदि पत्थर में बहुत बड़ा स्टोन है, थोड़ा जिसे आप खिसका सकते हैं, आप कैसे फोर्स लगा रहे हैं? ऐसे करके लगा रहे हैं, खिसकेगा आगे, और सीधे ऐसे करके लगाएं 0 डिग्री पर, यानी किसका 0 डिग्री एंगल, किसके बीच 0 डिग्री एंगल? फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल 0, यानी ये वाला एंगल हमारा यदि 0 हो जाए तो हमारा फोर्स कामयाब पूरा का पूरा होगा, 100% होगा, क्योंकि हमारा डिस्प्लेसमेंट भी इधर ही है और फोर्स भी इधर को ही लगे, बिकॉज ऑफ F इंटू एस कॉस थीटा, राइट। कॉस की वैल्यू मैक्सिमम कब होगी? 0, तो इसलिए हमारा थीटा कैसा होना चाहिए? 0, तो वर्क क्या होगा? मैक्सिमम होगा, है ना, मैक्सिमम होगा। cos 0 पर वैल्यू, cos 0 की वैल्यू मैक्सिमम होती है 1, और इसलिए हमारा फोर्स कैसा होना चाहिए? डिस्प्लेसमेंट पर होना चाहिए, डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में होना चाहिए। बात समझ में आई? नहीं आई ना? बीच बीच में पूछा करो, सिंपल बोल रहा हूं मैं, जैसे ये जा रही है। बहुत सारे खींचने के तरीके होते हैं ना, किसी भी चीज को, किसी भी चीज पर फोर्स लगाने के तरीके होते हैं या नहीं होते? जैसे एक बच्चा है, अपने गाड़ी धागे से बांध के और खींचे हुए चला जा रहा, तो धागा जो है ना उसका हाथ ऊंचा है, तो ऐसा करके तो एंगल बन गया ना, डिस्प्लेसमेंट तो यूं हो रहा है, ओरिजेंटली हो रहा है प्लेन पर, है ना, ओरिजेंटली हो रहा है ना, और धागा कैसा है? ऐसा, तो फोर्स कैसा लग रहा? तिरछा, और वो कैसा? सीधा जा रहा है, तो एक एंगल बन गया ना, ऐसे करके धागे से ऐसे खींच के जा रहा है, ये गाड़ी है, बच्चा जा रहा है ये, और ये क्या है? ये चलती जाएगी, ऐसे चलती जाएगी ना, और फोर्स कैसा है? एंगल पे लग रहा है, थीटा पर। हमारा फॉर्मूला क्या है? W इक्वल टू एफ एस कॉस थीटा। हमारा वर्क मैक्सिमम कब होगा? जब इस कॉस थीटा की वैल्यू क्या है? मैक्सिमम, और मैक्सिमम कब होती है? cos 0 की वैल्यू 1 होती है ना? और दूसरी चीज, यदि cos 90 हो जाए तो वर्क होगा ही नहीं, क्योंकि अब वो कैसे करने लग जाएगा? ये ऐसे फोर्स लगाएगा तो इधर डिस्प्लेसमेंट हो गई, नहीं ऊपर जाएगी, है ना, तो 90 हो जाएगा। अब देखिए मेरी बात, तो एफ एस कॉस थीटा हो गया भाई, ये बात समझ में नहीं आएगी, घर जाके इसे फिर से सोचो, रिमाइंड करो कि हमें क्या क्या नहीं आया, वो पॉइंट्स यहाँ पर पूछो, ठीक है, क्योंकि हमें नहीं मालूम आप का पानी नदी में कहाँ तक भरा, अभी नहीं मालूम ना, और उस गहराई को हमें नापने में मत दो, क्योंकि आप उसे ऊपर ले लो, ठीक है, और थोड़े थोड़े करके क्वेश्चन पूछते हो, ठीक है, राइट। हाँ, तो अब हमारी बात रही है एफ एस कॉस थीटा की, ठीक है। अब हाँ, मैं ये बताना चाहता था, चलो वो बाद में बता दें, एक चीज और उसके पहले बता दूं, W वर्क इक्वल टू एफ एस, डिस्प्लेसमेंट और फोर्स। अभी हमारी बात थी
कि डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में फोर्स रहे तो वर्क मैक्सिमम होगा। ठीक है भाई, वर्क की यूनिट होती है, एसआई यूनिट होती है जूल, और यदि हम निकालें इसकी यूनिट फोर्स की क्या होती है भाई, न्यूटन, और ये क्या होती है डिस्प्लेसमेंट मीटर, तो हुई न्यूटन मीटर। लेकिन न्यूटन मीटर ना लिख के इसे बहुत यूज होता है वर्क कई जगह, तो इसे एक और दूसरी छोटी सी यूनिट बता दी गई है, कह दिया जूल, JOULE, या कैपिटल जे से इंडिकेट कर दीजिए तो हो गया जूल। ठीक है, तो वर्क की यूनिट जूल है, किसी तरीके की एनर्जी है तो उसकी भी यूनिट जूल है। दूसरी चीज ये है कि ये जूल होता क्या है ना, जूल एनर्जी होती है, वर्क होता है, हम जो वर्क करते हैं उसकी एक ऐसा यूनिट जूल है, लेकिन अभी हमें मालूम नहीं है जूल होता क्या है, एक जूल क्या होता है। वन न्यूटन ऑफ फोर्स एक्सर्टेड टू, मतलब जब लगता है 1 न्यूटन का फोर्स 1 मीटर डिस्टेंस कवर करने के लिए, तो वो अभी अपनी जो है ना डेफिनेशन उन पर और ध्यान दो, आपने वर्ड यूज किया है डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, अब हमें मालूम ही नहीं है कि न्यूटन फोर्स क्या होता है ना, तो और सिंपल करें इसे तब तो समझ में आएगा ना। अब हमें क्या करना है, 1 न्यूटन फोर्स का मतलब हुआ है 100 ग्राम मास लीजिए, ये मेरा डस्टर है, ठीक है ना, ये डस्टर है 100 ग्राम का है भाई, 100 ग्राम का है, इसका मतलब किलोग्राम में बदले तो कितना हो गया, 0.1 ग्राम, सॉरी 0.1 kg। अब इस 0.1 kg में मैं ऐसे उठाऊंगा इस डस्टर को, ठीक है ना, तो जो फोर्स अगेंस्ट लगेगा वो ग्रेविटेशनल फोर्स के अगेंस्ट, ठीक है ना, वो कितना होता है जी कितना होता है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, जी की वैल्यू होती है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, दैट जी मीन एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, पता होना चाहिए, ओके, स्मॉल जी। तो न्यूटन, 1 न्यूटन के लिए क्या है 100 ग्राम वजन, और ग्रेविटी है अगेंस्ट लगाइए फोर्स, तो ये फोर्स हम नीचे उठा रहे हैं, फोर्स लग रहा है, कितना फोर्स लग रहा है 1 न्यूटन, और ये कितना मैं उठाऊं 1 न्यूटन, कितना मैंने वर्क कर लिया 1 जी, फिर से उठाया क्यों, कितना वर्क हो गया 1 जी, मैंने डंबल ले लिया 100 ग्राम का, नहीं यार 100 ग्राम का तो बहुत कम होता है, 5 किलो का डंबल लेता हूँ, ठीक है ना, तो 5 किलो को जरा बदलिए, उसमें 5 × 10 50 न्यूटन हो गया, और एक बार में अब मैं कितना वर्क करूंगा 50 किलो, ठीक है ना, ले लिया डंबल मैंने, शुरू हो जाओ, ठीक है, कितना 1 मीटर, कितना वर्क किया, कितनी बार सेटअप मारे 100 बार, 50 बार मार दी मैं तो रोज 100 बार, 1 मिनट उठाना है 100 बार, कितना वर्क किया तुमने आज 5,000 जूल वर्क किया, बहुत ज्यादा काम किया तुमने सर, मैं रोज उठाता हूँ। तो इसका मतलब है आप किसी भी को पढ़े लिखे को बता सकते हैं, फिजिक्स वाले सर को, कि सर आज मैं सुबह 5,000 जूल वर्क करके आया हूँ, यार तो बड़ा इंटेलिजेंट हो गया, मैं कल नवजोत सर को बताऊंगा। तो कैसे हो गया भाई इंटेलिजेंट, तो आप बता सकते हैं सर 5 किलो का था मेरा डंबल, मैंने जो है 50 बार इससे उठाया, और फिर 50 बार इससे उठाया, सीधा उठाया सर 1 मीटर, सर देख लो इतना वर्क किया मैंने, कितने दूर, कितना दूर 5,000 जूल हो गया, 50 था 10 वो हो गया, देख लो भाई 5,000 जूल वर्क हो गया, ठीक है, समझ में आया 1 जूल वर्क क्या होता है। 100 ग्राम का वजन लो, 1 मीटर ऊंचा सीधा उठाओ, तिरछा नहीं उठाना है, तिरछा उठाओगे तो वर्क कम हो जाएगा, सीधा उठाना है, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट हमारा कैसा है ऐसा है, तो फोर्स भी उसी डायरेक्शन में सीधा रहना चाहिए, ठीक है ना।
तो ये हमारा 1 जूल है। अच्छा इसका डेफिनेशन लिखवा दीजिए सर। मैं लिखाऊंगा। अब एक अपने दिमाग में डाल लो सही ढंग से कि जो वर्क हमारा होता है, वर्क जो हमारा होता है वो फोर्स के लगाने से होता है और डिस्प्लेसमेंट होना जरूरी है, ठीक है। और जो डिस्प्लेसमेंट होता है वो उसी के डायरेक्शन में फोर्स जो लगता है, चाहे जितना भी लगे, आप कहीं भी लगाओ उससे लेना देना नहीं है, लेकिन उसके पैरेलल डायरेक्शन में, उसी की डायरेक्शन में कितना आ रहा है फोर्स, वो आपका वर्क के फाइंड आउट करने में यूज होगा, ना कि आपके तिरछे बेड़े इधर उधर लगाने से फोर्स वो नहीं काम में आएगा। उसके पैरेलल डायरेक्शन में उसका कंपोनेंट कितना आता है वो हम निकालेंगे। इसलिए यहाँ पर cos थीटा का यूज हुआ है, लेकिन हमारा 9th क्लास में सीधे कभी कभी यूज करते हैं W=F/s। तब वहां पर डायरेक्शन नहीं दी हुई होती है फोर्स की, तो वहां पर हमें यही समझना चाहिए कि जो फोर्स की डायरेक्शन है वो डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन है, ठीक है ना भाई। अब हम आ गए 11th में, इसलिए थीटा को भी लेके चलेंगे, ठीक है। और इसमें बहुत अच्छा है और समझ में आएगा। सबसे बड़ी बात ये, आप यहाँ पर ये भी कुछ मैथ में है, मैथ में स्केलर प्रोडक्ट, डॉट प्रोडक्ट और वेक्टर प्रोडक्ट यहाँ पर आज अच्छे ढंग से सीखते हैं, ठीक है, कि क्या होता है। आखिर कैलकुलेशन तो कर देते हैं लेकिन होता क्या है, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है, ठीक है। अच्छा लिख लीजिए। वर्क इज डन, work is done where force is applied, where force is applied and displacement takes place, full stop। लिखिए वर्क इक्वल टू, work is equal to force into displacement, force into displacement in the direction of force, in the direction of force। तो displacement किधर को, displacement किधर को, जिधर को फोर्स लगे। अब यहाँ पर चलो आगे ये बात तो मैं बता दूं, अभी मैंने बात ये की थी कि हमारा फोर्स वो काम करेगा उसके पैरेलल डायरेक्शन वाला, ठीक है। हालांकि हम लगा रहे हैं एंगल थीटा पर, तो ये फोर्स हमारे काम का नहीं है, बल्कि इसके पैरेलल का, उसी डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्शन वाला फोर्स हमारे काम का है फाइंड आउट करने के लिए वर्क। अब चेंज कर दीजिए थोड़ा हिसाब, हम ये कहें कि हमारा डिस्प्लेसमेंट उधर की डायरेक्शन का यूजफुल होगा जिधर को फोर्स लगाया जा रहा है। अभी आपने ध्यान से नहीं सुना, एकदम बहुत ज्यादा एकदम अलर्ट रहना पड़ता है, ठीक है ना। अभी मैंने ये बताया था कि फोर्स हमारा कैसा होना चाहिए, ऐसा लगा रहे हैं तो उससे नहीं है, लेकिन हमारा कैसा फोर्स निकालना होगा, इसके पैरेलल, डिस्प्लेसमेंट के पैरेलल। तो वो हमारा मल्टीप्लिकेशन निकालेंगे और आंसर आएगा, दैट इज वर्क। अब उसका अपोजिट कर दो, ऐसा भी होता है, हमारा डिस्प्लेसमेंट वो काम का है जिधर की डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है। हालांकि ये है, लेकिन हम इसका कंपोनेंट इस फोर्स के डायरेक्शन में भी निकाल सकते हैं। वो कैसे निकालते हैं थोड़ी देर निकालते हैं, इससे पहले कुछ छूट ना जाए। तो 1 जूल, अभी जो है आपने 1 जूल वर्क का आइडिया लगाया था कि 1 जूल वर्क क्या होता है। आपने 100 ग्राम वजन मास लिया और हाथ पर रखा और सीधा अगेंस्ट ग्रेविटी ऊपर उठाया आपने, तो 1 मीटर उठाया, जितना भी आपने वर्क किया दैट इज 1 जूल। अभी इन्होंने
एक हाथ से 50 सेटअप किए थे, 5 किलो का 250 ग्राम 5 किलो का लिया था डंबल। मैं तो रोज 250 ग्राम का उठाता हूँ सर अरे यार 250 ग्राम का नहीं होता है। मेरे घर है सर। ठीक है, ओके, थैंक्स। When 1 Newton force is applied on a body and displacement in the direction of force is 1 meter, then the work done is 1 joule। ठीक है, ये डेफिनेशन लिखने की नहीं है, लिखवा दिए सर आप। लिखिए भी जल्दी। वो लिख चुका हूँ जो आप इसके पहले लिखवाए थे वर्क। हाँ, ये वाली 1 जूल की हाँ 1 जूल लिखोगे? लिख रहे थे सर आप, कॉमन है। कॉमन है, लिखोगे? ना सर लिख चुके हैं। कब लिख दिया? इतना तो माइंड में सर। देखिए कोई नहीं, एक बच्चा ये लिखेगा, थोड़ा लिख ले बेटा। डिफाइन 1 जूल ऊपर डाल दीजिए। सब लिख रहे हैं तो डिफाइन 1 जूल नीचे लिख लीजिए। When 1 Newton force is applied on a body and the displacement in the direction of force is 1 meter, then the work done is 1 joule, then the work done is 1 joule। ऐसा नोट्स बनाना चाहते कि दुनिया देखे। ऐसा नोट्स बनाना चाहते कि दुनिया देखे। अब देखिए, ये हमारा प्रोटॉन है और ये है इलेक्ट्रॉन। देखिए भाई इधर, ये प्रोटॉन है न्यूक्लियस में और ये इलेक्ट्रॉन हैं जो कि ऐसे घूमते हैं। और ये इलेक्ट्रॉन क्या करता है, प्रोटॉन पर क्या लगाता है? फोर्स लगाता है ना, फोर्स लगाता है, लेकिन ये जाता किधर को है? 90 डिग्री हो गया, तो वर्क डन जीरो। वो कम, बहुत कम होगा भाई, 0। तो लेकिन इसमें वर्क डन तो फिर हमारा 0 होगा ना, कम की बात ही नहीं है, 0 हो गया, बिल्कुल 0 हो गया ना। यहाँ पर केवल ये बताने का मतलब था कि फोर्स का अलग अलग डायरेक्शन में अफेक्ट होता है, कभी 0 भी हो जाता है अफेक्ट। जैसे नहीं कहते हैं, एक क्वेश्चन आता है आपका कि जीने पे सीधा चढ़ते हैं तो बताइए आप 5 मीटर ऊपर 10 मीटर ऊपर चढ़े, जीने पर वर्क कितना किया? कैलकुलेट किया 0 पर, है ना। तो अब हम जो वो आपके से एफ कॉस थीटा निकालने का वो देखते हैं, ठीक है। देखिए डेरिवेशन करवाएंगे, डेरिवेशन नहीं है, इसे समझना है, ठीक है। देखिए ये कोई चीज है, ऑब्जेक्ट है, जा रहा है, ठीक है। एंगल थीटा पर आपने फोर्स लगाया, ये डिस्प्लेसमेंट हो गया, ये फोर्स हो गया, एंगल थीटा। एंगल थीटा हो गया है, तो यहां पर हमें जो फोर्स है, फोर्स का कंपोनेंट इन पैरेलल डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट निकालना है। ध्यान देना इस बात यहाँ पर जो मेन है। तो
जिस भी क्वांटिटी का कंपोनेंट या जिस किसी भी वेक्टर का कंपोनेंट किसी के डायरेक्शन में बनाना है तो कैसे बनाते हैं? ठीक है, किसका कंपोनेंट? एफ वेक्टर का कंपोनेंट इन डायरेक्शन ऑफ एस के पैरेलल। तो जितना भी ये जो लंबा इतना होता है एरो यहाँ पर लगाया है, ये और ये एरो कहीं पर भी नहीं लगाए जाते हैं, ये भी छोटे बड़े होते हैं। ये मैंने ऐसे ही लगा दिया है, दैट्स रॉन्ग। चलो मैं थोड़ा आगे ले लेता हूं इसे, ठीक है ना, और यहाँ पर ले लेते हैं थोड़ा सा, वहां पर भी ले सकता था, वो तो कम ज्यादा चलता रहेगा। तो जिसके पैरेलल डायरेक्शन में कंपोनेंट निकालना है उसी से इसका हेड लेना है, जिसका बनाना है कंपोनेंट, जिसका बनाना है कंपोनेंट उसके हेड से दूसरे वाले वेक्टर पर नॉर्मल डालना। जिसका कंपोनेंट बनाना है दूसरे वेक्टर के पैरेलल डायरेक्शन में, तो दूसरे वाले वेक्टर पर पहले वाले वेक्टर के हेड से, हेड ये कहलाता है, ये एरो, हेड से इस दूसरे वाले वेक्टर पर नॉर्मल डालना है। नॉर्मल डालने का मतलब है परपेंडिकुलर डालना है। कहां से डालना है? यहाँ हेड से डालना, जिसको हमें तोड़ना है। कंपोनेंट का मतलब तोड़ना। दो टूटते हैं भाग, एक कॉस का एक साइन का, ठीक है, और इसके साथ थीटा है ना एंगल, ठीक है, थीटा एंगल पर खींच रहे हैं, फोर्स लग रहा है ऐसे, और ये हो गया। अब बात है हमारी कि इसका एरो क्या होगा नॉर्मल का, तो वो भी याद रखना है आपको, इस पर नहीं होगा एरो, यानी इधर को ही होगा। जिसका हम कंपोनेंट बना रहे हैं ना, जिसका कंपोनेंट बना रहे हैं उसी के एरो की तरफ होगा इसका भी एरो, जो मैंने नॉर्मल डाला। अरे आपकी भी ध्यान करना होगा, रिमाइंड। अच्छा, अब इसके बाद हमारा क्या काम होता है? इसका पैरेललोग्राम कंप्लीट किया जाता है, इसका पैरेललोग्राम कंप्लीट किया जाता है। तो ये हो गया। ठीक है भाई, ये पैरेललोग्राम कंप्लीट किया, देखो ना, हो गया ना, ये ऐसे हो गया पैरेललोग्राम। अब इस पैरेललोग्राम के लिए ये था हमारा डिस्प्लेसमेंट, और इस तरीके से ये वाला इसका इस एफ वेक्टर का नीचे वाला पार्ट थीटा जो एंगल होता है, थीटा के साथ वाली लाइन, ये तो है ही है, लेकिन उसके थीटा एंगल है, तो उसके जो एफ है ही, उसके ये थीटा के साथ वाली लाइन होगी और हमेशा होगी एफ cos थीटा होगी। ठीक है, ध्यान रखिए, हमेशा होगी एफ cos थीटा, और ये वाली होगी एफ sin थीटा होगी। थीटा के छोड़ के ऊपर वाला ये एफ sin थीटा होगा। ठीक है ना, कोशिश करो समझने की। तो ये ऐसे है, तो ये भी एरो होगा ऐसे थोड़ी देर से। अच्छा जी, अब देखिए हमारी बात कि ये हमारा यूजफुल है, आगे अभी बताऊंगा, शायद वहां तक पहुंच पाऊं। तो सेम टाइम अब देखिए हमारी बात क्या थी कि फोर्स तो ये था थीटा पर, लेकिन कौन सा फोर्स काम करेगा? इसके पैरेलल वाला, डिस्प्लेसमेंट के। तो डिस्प्लेसमेंट के पैरेलल डायरेक्शन में एफ फोर्स का कंपोनेंट क्या आया? एफ cos थीटा आया ना, लेकिन उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में तो एफ sin थीटा है, वो नहीं लेना है, ये डिस्प्लेसमेंट है। तो इसके
के पैरेलल डायरेक्शन एफ का कंपोनेंट दो बने, एफ cos थीटा और एफ sin थीटा। हमें ये लेना है, एफ नहीं लेना है एंगल वाला नहीं, इसी के पैरेलल डायरेक्शन वाला, दैट इज एफ cos थीटा लेना है, राइट? यही लेना है ना, एफ cos थीटा है, यही हमारी डेफिनेशन है। फोर्स कैसा लेना है? पैरेलल डायरेक्शन का डिस्प्लेसमेंट ये। तो देखिए फिर भाई, W वर्क इक्वल टू फोर्स, फोर्स कैसा? फोर्स हमारा ऐसा, यानी F cos थीटा, ठीक है? और फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, दैट इज S, राइट? राइट, ओके। ये आप थोड़ा सही ढंग से यदि हम लिखना चाहें तो हो गया F S cos थीटा, W इक्वल टू, हो गया ना? ये हमारा है फर्स्ट मेथड टू फाइंड आउट वर्क इन रेस्पेक्ट ऑफ फोर्स कंपोनेंट ऑन ब्रेकिंग डाउन। ओके, अब सेकेंड मेथड देखिए। इसे बना ले थोड़ा सा समझने के लिए। ये जो है ना, इसका जो बेसिक है ना, ये चीजें सीखनी बहुत जरूरी है। और यदि ये ढीली रहेगी ना, फिर चैप्टर गया, फिर नहीं समझ में आएगा कुछ भी। ये चीजें सही ढंग से समझोगे तो आपको चीजें समझ में आएंगी। हो गया भाई? अब हमारा सेकंड मेथड, सेकंड मेथड है, ये कोई चीज हम लेंगे, ठीक है ना? ये क्या है, ऐसे जा रही है और मैं फोर्स ऐसे लगा रहा हूं, ठीक है? ये एस डिस्प्लेसमेंट और ये फोर्स, एंगल अभी नहीं बताऊंगा। अब हमें क्या करना है, थीटा, थीटा पर फोर्स लगा रहा हूं। अब हमको उल्टा करना है, कोई F का कंपोनेंट ना करके S का कंपोनेंट F की डायरेक्शन में निकालना चाहता हूं, ठीक है? तो अभी मैंने क्या किया था, दैट मीन जो था F के कंपोनेंट दिए, तो F से दूसरे वाले पर मैंने परपेंडिकुलर डाला। अब हम किसका कंपोनेंट करना चाहते हैं, लेना चाहते हैं S का, तो S से F पर परपेंडिकुलर। ये थोड़ा यहाँ से आगे से डाल रहा हूँ, यहाँ पे, और इसके हेड से, इसके हेड से और इस पर परपेंडिकुलर। देखिए भाई, इस पर परपेंडिकुलर ऐसा होगा ना? देख लीजिए, होगा या नहीं? इससे इस पर परपेंडिकुलर ऐसे क्रिस्टल लगेगा, जब भी तो 90 एंगल होगा ना, होगा वही हमारा नॉर्मल कहलाता है। नॉर्मल मीन 90 डिग्री। अच्छा, अब एरो की बात थी, एरो किधर को आएगा? एरो यहाँ पर बताया था जिसका हम कंपोनेंट कर रहे हैं, जिस हेड से हम परपेंडिकुलर डाल रहे हैं, उधर को ही एरो लगाना है। यहाँ से डाला था ना, तो इधर को ही हमें एरो लेना है, ठीक है? अब दूसरा काम क्या हमें करना है, पूरा पैरेललोग्राम कंप्लीट करना है, तो कर लेते हैं पैरेललोग्राम कंप्लीट। ये लो भाई, ये ऐसी डायरेक्शन है और ये ऐसी डायरेक्शन है। ये बात यहाँ तक कंप्लीट है ना? हो तो कल फिर पूछना और जाके सुनिए, है?
अभी पूछना है तो अभी पूछिए कुछ। अब हमारी बारी है कि मैंने S का कंपोनेंट इस ये S है, ये अलग ना है, किस पर कंपोनेंट निकाला, इस पर। तो ये हमें ऑलरेडी मालूम है, जब थीटा होता है, थीटा के साथ का जो एंगल होता है उस पर कंपोनेंट निकालते हैं, वो कोस का होता है। तो हमारा F पर ये S जो है, इस F पर क्या होगा, S cos थीटा होगा। आ गया इसके ऊपर, आ गया ना S cos थीटा। और ये फिर क्या होगा, ये F sin S sin थीटा, S sin थीटा होगा। ये बात भाई समझ में आई है? ये दूसरा भाई मैं अभी भी है नीचे हो मूवी। अच्छा जी, नोट्स बना रहा था, बहुत भाषण में बोल रहा है। तो अब हम देखते हैं कि फोर्स की डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट, फोर्स की डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट लेना है या डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में फोर्स लेना है, दोनों बातें एक हैं। यदि हम वर्क कर रहे हैं तो वर्क हम डन वर्क कैसे निकालेंगे, फोर्स की डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट ले लें या डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में फोर्स ले लें। ले कैसे लें, बात यहां पर आ जाती है, ले ऐसे लें उसके कंपोनेंट बना के ले लें। अब कंपोनेंट बनाने आने चाहिए हमें, तो मैंने आपको बताया है कंपोनेंट कैसे बनाते हैं। उसके हेड से सामने वाले पर नॉर्मल डाल दीजिए, एरो किधर होगा, जिधर से आपने डाला है उधर को हेड रहता है, और जिस पर डाला है उधर पर हेड नहीं जाएगा। जिस तरफ से डाला है उस तरफ एरो रहेगा, जिसके हेड से डाला है उसी के ओर का हेड रहेगा, उसी पर आएगा हेड, ध्यान रखना है, ठीक है। अब यहां पर क्या हो जाएगा, W बराबर होता है फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, यहाँ होगा बोथ हैज सेम डायरेक्शन। तो हमें सेम डायरेक्शन मिली, ये फोर्स है और ये हमारा डिस्प्लेसमेंट कितना निकला है, F इंटू एस, एस कितना निकला, S cos थीटा निकला। तो हमारा हो गया F S cos थीटा, W बराबर, दोनों चीजें हमारी सेम है, ये चीज हम सीखे। ऐसा कोई हमें परेशान न्यूमेरिकल करता है तो हम ऐसा सोचें। डायग्रामेटिकली भी न्यूमेरिकल आता है। तो W इक्वल टू F cos थीटा जैसा पहले ही आया, ये भी आया। तो हम चाहें S के या F के दो कंपोनेंट करके हमारे रिजल्ट में कोई फर्क नहीं आएगा, सेम आएगा। चाहे इसके कंपोनेंट करो चाहे उसके कंपोनेंट करो, मेरा मेन एम है कि दोनों की डायरेक्शन सेम होनी चाहिए। जो भी हमारा आ रहा है फोर्स या उसका कंपोनेंट वही लेंगे, बट पैरेलल रहनी चाहिए दोनों की डायरेक्शन। देखिए यहाँ पर एक चीज बहुत अच्छी है, F और S दोनों क्या है, स्केलर क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है, भूल गए। F और S दोनों वेक्टर क्वांटिटी हैं, क्योंकि फोर्स की भी अपनी एक डायरेक्शन होती है निश्चित, और डिस्प्लेसमेंट की भी एक निश्चित डायरेक्शन होती है, इसलिए दोनों वेक्टर क्वांटिटी हैं। और दोनों वेक्टर क्वांटिटी का जब मल्टीप्लाई किया जाता है तो क्या मिलना चाहिए, वेक्टर मिलना चाहिए ना। लेकिन वर्क हमारा वेक्टर क्वांटिटी नहीं होती है, ये हमने 9th क्लास में हमारे सामने बहुत बड़ा एक सीक्रेट था, यहाँ पर आगे सीक्रेट निकलेगा। तो देखिए यहाँ पर ये बता दिया जाए फिजिक्स में, फिजिक्स का अब बात आ गई है ना कि हमारा क्या था, हमने रूल बनाया था कि वेक्टर क्वांटिटी इनटू वेक्टर क्वांटिटी दैट इज इक्वल टू वेक्टर क्वांटिटी।
लेकिन हमारा यहाँ पर हुआ वेक्टर क्वांटिटी इनटू वेक्टर क्वांटिटी, लेकिन मिला क्या? वर्क। और वर्क कोई किसी भी डायरेक्शन में वर्क हो सकता है। गाड़ी में पेट्रोल डाला मैंने और चला दी, किसी भी डायरेक्शन में जाए वर्क तो होगा। हमारे में एनर्जी है, मैं चाहिए जाऊँ, वर्क होगा। मैं चाहे जिसको चट में मार दो वर्क तो होगा ही, वर्क होगा। तो वर्क की कोई डायरेक्शन नहीं है, वर्क की कोई डायरेक्शन नहीं होती है। लेकिन याद रखें एक चीज, वर्क पॉजिटिव या नेगेटिव तो होता है, इसमें डिफरेंस है जो मैं बताने वाला। शायद आपके माइंड में आ रहा हो कि इसकी डायरेक्शन होती है पॉजिटिव नेगेटिव, तो इस तरीके से वेक्टर क्वांटिटी या वो समथिंग हो जाए, नहीं, वो चीज अलग है। तो वर्क की कोई डेफिनेट डायरेक्शन नहीं होती है, वर्क पॉजिटिव या नेगेटिव हो सकता है, उसके बाद में बताऊंगा अभी। तो वर्क हमारा स्केलर क्वांटिटी है। अब बात आती है कि रूल तो ये था वेक्टर क्वांटिटी इनटू वेक्टर क्वांटिटी दैट इज इक्वल टू वेक्टर क्वांटिटी। तो रूल हमारा फेल हो गया? नहीं। हमारी जो फिजिक्स है, हमारे आसपास जो भी होता है, रूल हम कोई नहीं बनाते हैं और बना भी नहीं सकते हैं हम रूल। हम जैसा आसपास इस एटमॉस्फेयर इस एनवायरनमेंट में देखते हैं, जो जैसी घटनाएं होती हैं उन्हीं को हम रूल बना देते हैं। हम अपने आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं, ठीक है? ये बात हमेशा ध्यान में रखो। ये रूल जो बना दिया वेक्टर इनटू वेक्टर क्वांटिटी, तो स्केलर क्वांटिटी क्यों आई? हमने रूल बनाया था क्या? नहीं, हमने ऐसा देखा, यहाँ पर देखा, तो इसलिए मैंने कह दिया नहीं, वेक्टर क्वांटिटी इनटू वेक्टर क्वांटिटी दैट इज इक्वल टू स्केलर क्वांटिटी, क्योंकि ऐसा नेचर में होता है। हमारे पास एग्जाम्पल है, हमारे पास एग्जाम्पल है। मैंने गाड़ी में पेट्रोल डाला और मैं गया, इधर उधर खूब घुमाई, वो तो वर्क कर रही, चाहे इधर चलाऊं चाहे उधर चलाऊं, वर्क करेगी। तो देखा ना, तो हमारे नेचर में ऐसा होता है। तो मैंने कह दिया वेक्टर क्वांटिटी इनटू वेक्टर क्वांटिटी इक्वल टू स्केलर क्वांटिटी। ऐसा होता है इसलिए मैंने कह दिया, और ऐसा ही होता है फिजिक्स में। फिजिक्स में कोई अलग से रूल नहीं बना सकते हैं, जो होता है वही है, ठीक है? उसे हम ऑब्जर्व करते हैं और थोड़ा उसके बारे में पूरा जो जानने की कोशिश करते हैं, ठीक है? जानने की कोशिश करते हैं, हम उसे बदल नहीं सकते हैं, ठीक है? कुछ भी हम नेचर में जो भी हो रहा है बदल नहीं सकते हैं, ठीक है? बहुत सारे एग्जांपल आएंगे। सर इसका डेरिवेशन आप करवाएंगे ना? ठीक है। किसका डेरिवेशन? कैसे स्केलर क्वांटिटी है, कैसे स्केलर क्वांटिटी है, अभी बता दो दिया, इसका डेरिवेशन नहीं होता है। ये अभी नेचुरली बताया है, जो घटनाएं होती उसके अकॉर्डिंग बताया। नेचुरली बस ऐसे मत जाओ, 1-2-4 महीने लग जाएंगे चित्र में। तो एफ एंड एस दोनों वेक्टर क्वांटिटी हैं, लेकिन मिलता है डब्ल्यू, यानी वर्क मिलता है, वर्क मिलता है, और वर्क की डायरेक्शन नहीं बतानी पड़ती है। वर्क की डायरेक्शन बताते हैं कि इस डायरेक्शन में हम वर्क कर रहे हैं, नहीं। तो जैसे आपको एग्जाम्पल बता ही दिया है कि गाड़ी को चलाएं, चाहे इधर पेट्रोल डाल लीजिए बस, या सीएनजी डाल लीजिए, पानी डाल के मत चलाना। तो W इक्वल टू, यू कैन राइट हियर, ऐसे लिख सकते हैं W इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। क्या वो ले लो ना, उसी में बढ़ लो जिसे बढ़ना। अब देखिए जरा, ये वर्ग लिखा नहीं है, ये लिखो, ये हो गया राइट। ये क्या ऊपर एरो लगा है वेक्टर के, यहाँ वेक्टर का वेक्टर क्यों लगा दिया भाई, ठीक है? अब इसको इतना बड़ा बड़ा नहीं लिखते हैं, शॉर्ट में लिखा जाता है। तो ये हो जाएगा F इंटू F, ठीक है? इससे पहले तो वेक्टर वेक्टर दैट इज स्केलर क्वांटिटी, नियम वही होता है जो नेचर में पाया जाता है। नियम हम बनाते तो नहीं है, इसलिए ऐसा मानते हैं, इसलिए ऐसा मानते हैं कि स्केलर क्वांटिटी हुई, क्योंकि नेचर में ऐसा मैंने नहीं देखा। नियम हम बना नहीं सकते हैं, जैसा नेचर में देखते हैं वही हम मानते हैं। ऐसे एग्जांपल्स बहुत सारे होंगे। तो W इक्वल टू F वेक्टर क्रॉस S। ऐसे मल्टीप्लिकेशन को हम स्केलर मल्टीप्लिकेशन या स्केलर प्रोडक्ट कहते हैं। ध्यान दीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। स्केलर
प्रोडक्ट या स्केलर मल्टीप्लिकेशन बहुत ध्यान देना। ऐसे प्रोडक्ट को हम स्केलर प्रोडक्ट या स्केलर मल्टीप्लिकेशन कहते हैं, और जिससे कि हम इसे डॉट लगाकर भी लिख सकते हैं, डॉट प्रोडक्ट भी कह सकते हैं, बट स्केलर डॉट प्रोडक्ट, स्केलर डॉट प्रोडक्ट। इसकी क्या खूबी है स्केलर डॉट प्रोडक्ट? एक और होता है वेक्टर प्रोडक्ट, ठीक है ना, सॉरी स्केलर डॉट प्रोडक्ट एंड क्रॉस प्रोडक्ट, तो इसमें अंतर देखना है, स्केलर प्रोडक्ट या डॉट प्रोडक्ट, ओनली स्केलर प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट, स्केलर प्रोडक्ट और ये सारे नाम हैं, और ठीक है। तो f डॉट s, वेक्टर f डॉट वेक्टर s, स्केलर प्रोडक्ट की पहचान है, खूबी है कि दोनों की डायरेक्शन पैरेलल होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए, दैट इज डॉट प्रोडक्ट, ठीक है। डॉट प्रोडक्ट डॉट यानी पैरेलल होनी चाहिए, एक ही डायरेक्शन होनी चाहिए दोनों की वेक्टर की, इसकी और इसकी या दूसरा जो भी है, तो उसकी डायरेक्शन सेम होनी चाहिए, तो हम उसे क्या कहेंगे, क्या कहेंगे, स्केलर प्रोडक्ट या डॉट प्रोडक्ट कहेंगे। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, स्केलर या डॉट प्रोडक्ट जो अभी बोला है मैंने, उसमें कॉस का यूज होता है, कॉस थीटा का यूज होता है, ठीक है ना, ये भी ध्यान रखना। क्यों हुआ कॉस थीटा, पीछे से बताता चला आ रहा हूँ। ये है हमारा जो वर्क निकाला है वो डॉट प्रोडक्ट से निकलता है। वर्क इज नॉट वर्क इज डॉट प्रोडक्ट और स्केलर प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। वेक्टर प्रोडक्ट भी होता है, वेक्टर प्रोडक्ट भी होता है, ये अपने माइंड में रखना, ठीक है ना, यदि ना कराऊं तो मेरे बोल देना, ध्यान दिलाना, स्लिप हो जाएगा इसे। तो अब जो वेक्टर प्रोडक्ट होता है पॉइंट F डॉट S, अब थोड़ी देर के लिए लिखी है F क्रॉस S, कम हेलो ए F क्रॉस S वेक्टर प्रोडक्ट किसे बोलेंगे या क्रॉस प्रोडक्ट बोलेंगे, इसको हम क्या बोलेंगे, वेक्टर प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट, दैट इज इक्वल टू F क्रॉस S S, yes, F S साइन थीटा n एक यूनिट वेक्टर होता है जिसे मल्टीप्लाई किया जाता है F S साइन थीटा, और वो हमारा F डॉट S दैट इज इक्वल टू F S cos थीटा। यहाँ पर हमारा बना था ये F साइन थीटा, ये F साइन थीटा और किसका प्रोडक्ट यानी मल्टीप्लाई F साइन थीटा और S, यानी साइन वाला जो हम लेते हैं कंपोनेंट उनका मल्टीप्लाई कराते हैं तो हमें क्रॉस प्रोडक्ट मिलता है, और कॉस वाले का जब मल्टीप्लाई कराते हैं तो डॉट प्रोडक्ट मिलता है, ठीक है। और इसका मतलब ये हुआ है पैरेलल डायरेक्शन एंड परपेंडिकुलर डायरेक्शन। पैरेलल डायरेक्शन इज डॉट प्रोडक्ट, परपेंडिकुलर डायरेक्शन कंपोनेंट इज क्रॉस प्रोडक्ट, ठीक है। और वेक्टर प्रोडक्ट स्केलर प्रोडक्ट डॉट प्रोडक्ट, स्केलर प्रोडक्ट इज डॉट प्रोडक्ट एंड वेक्टर प्रोडक्ट इज क्रॉस प्रोडक्ट, ठीक है। इसे थोड़ा यहीं से लेंगे अगले दिन। तो ये F cos थीटा जो होगा
बहुत ठीक है सर।